लीटर में। नहीं नहीं, फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट अगर तगड़ा है ना, हम शुरू से तुम लोग को ऐसे पढ़ाए हैं, मोल में ही हमने इतना काम करा दिया ना कि यूनिट में डाउट होगा ही नहीं। नहीं तो फिजिकल तो लोगों को साला समझ में कभी आया नहीं जिंदगी में, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चलता है ना कौन यूनिट कहाँ लेना है। लेकिन हम तुमको ऐसे सब जगह लिखाए हैं कि यूनिट कोई डाउट ही नहीं होगा। हाँ यूनिट सही है तो फिर पूरा फिजिकल अच्छा है। आर तो अभी हमने लिखा भी 0.0821। टी तो अपने को पता है केल्विन में लेते हैं। बस यही है, मतलब कुल मिलाकर के हमको ये फॉर्मूला आना चाहिए। अब ऐसा ना कि तुम इसको रटना चालू कर दो WRT/MV, अरे भैया उसको हमने लाया है ना, वो परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा तो हम ला देंगे उसको, उसको रटेंगे थोड़ी। CRT याद रखेंगे बेसिक, ऐसे करेंगे। इसका बैग चोरी हो गया क्या? प्रॉपर्टी घर गई ना, हॉस्टल गई ना? अच्छा, वो लोग 4-5 लोग एग्जाम देने गए हैं तो हमको लगा कि वो लोग नहा के नहीं आया था। फिर से आज हम यही सोच रहे थे कैसा लगता है, फिर आज ये लोग लगता है छूट गया, फिर ये लोग को नहाने ले जा रहे हैं उधर। 5-6 लोग थे, अभी हमको गेट पे उधर मिले थे। और उधर मृदुला थी बिफोर की, प्राप्ति तुम्हारी थी, और वो एक और थी, हाँ पता नहीं 3-4 लोग। हाँ सब कोई परीक्षा में लोग आए हैं। अच्छा लिख लो। π = CRT, ये ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का फॉर्मूला है। हम ध्यान रखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर इज द फोर्थ कोलेगेटिव प्रॉपर्टी। हो गया ये। तो अंतिम बात बता देता हूं, ये फिर खत्म हो गया। चलिए आगे। 3 बात है, ये हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं सेल के अंदर, तो यहां भी थोड़ा पढ़ना है, लिखिए। हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। तो यहाँ पे पढ़ते हैं थोड़ी, यहाँ पे बायोलॉजी यूज होती है। 3 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लिखना ऐसे करके, यहाँ पे आइसोटोनिक सॉल्यूशन लिखना, फिर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं, एक बीकर लेते हैं। चलिए ऐसे, फिर क्या करते हैं, इस बीकर में हम लिक्विड को भर देते हैं। ऐसे। थोड़ा सा रुक जाओ, 2 मिनट खाली रुक जाओ, कुछ सुन लो, एक बात बोल रहा हूं। ये कैसा सॉल्यूशन है? हाइपोटोनिक। ये कैसा है? ये कैसा है? अब हम क्या करते हैं ना, हम लाते हैं रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल समझते हो? RBC। तो हमने एक रेड ब्लड सेल लाया है। आ हा हा, देखो कितना बढ़िया है ना। इसको कहाँ डाला है? ऐसे। रेड ब्लड सेल का शेप पता है तुमको? स्पॉन्ज को जब दोनों साइड से दबाओगे ना, तो जैसा शेप दिखता है उसको RBC बोलते हैं। देखे हो कभी शेप? बॉल जैसा नहीं होता है। जब स्पॉन्ज बॉल को वर्टिकली तुम प्रेस करोगे, फील करोगे हम प्रेस कर दिए हैं, तो वो जैसा शेप दिखेगा ना, उस शेप को क्या बोलते हैं? RBC। RBC का तो हमने वैसा थोड़ा दिखाने के लिए हमने बीच में दबा दिया है ना। है ना। चला कुछ और ही बन गया है, इम्ब्रियो वो बन गया, क्या बोलते, जाइगोट बन गया है ना। जाइगोट फॉर्मेशन ऐसे होता है ना, स्पर्म जब ओवम के साथ फ्यूज करता है तो जनरेट होता है। देखो इधर, आगे सुनना। अब सुनो, हमने जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा, किसको रखा? RBC को। यहां भी रखा और यहां भी रखा, तीनों में 3 चीज हमको दिखा। हमने इसको रात को 9 बजे सोने से पहले डाला था। सुबह 4 बजे उठ के देखे ना, तो ये वाला फूल गया था, ये वाला पिचक गया था, और ये वाला ज्यों का त्यों था। 3 केस आया। मतलब RBC को जब हाइपोटोनिक में डालोगे तो फूलता है,
हाइपर में श्रिंक करता है और आइसो में ज्यों का त्यों होता है। इसका मतलब कुछ तो हुआ है इसकी जिंदगी में। ये फूला है, इसका मतलब ये जो लिक्विड है ना इसके भीतर में प्रवेश किया है। ये पिचक गया, इसका मतलब आरबीसी के अंदर में जो लिक्विड था ना वो कहाँ निकला, वो निकल निकल के बाहर आ गया। इसीलिए जो आरबीसी के साइज थे ना वो भी घट गए। यहाँ कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब देयर इज नो एनी मूवमेंट। यहाँ पे कोई फ्लो हुआ ही नहीं, ना तो अंदर गया ना अंदर वाला बाहर आया। इसके दूसरे भी एग्जाम्पल है डेली लाइफ से। किसमिस, किसमिस खाए हो? रेजन्स, किसमिस नहीं पता है? अरे किसमिस रे, आए आए, किसमिस नहीं पता है? किसमिस तुम लोग खाए नहीं? जब आदमी किस करने के लिए मिस करता है ना तो उसको उसको किसमिस बोलते हैं। तो किसमिस इसको बोला जाता है। तो ये एग्जाम्पल किसमिस में भी लगता है। ये सेम चीज, तो ये जाकर तुम तो आज ही ट्राई कर लो, तुम्हारे घर में हॉस्टल में किसमिस होगा, कहीं से उठा लेना। तुम एक काम करो, मैं एग्जाम्पल तुमको दे देता हूँ। हाइपोटोनिक का एग्जाम्पल पता है कौन है? नॉर्मल वाटर। जो पानी है ना पी रहे हो, ये नॉर्मल वाटर हाइपोटोनिक होता है। और पानी में नमक मिला दो, सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर कैसा होता है? हाइपरटोनिक होता है। तो करना कुछ नहीं है, तुम दो गिलास ले लो, एक गिलास में नमक घोल देना, थोड़ा सा नमक ऊपर से उठा लेना, उधर रखा रहता है, एक डब्बा ही उठा के लेके चले जाओ, है ना। और एक गिलास में नमक घोल दो और एक गिलास में खाली पानी रखो विदाउट नमक। दोनों में एक एक दो दो किशमिश डालो। तुम देखना, ये जो नॉर्मल वाटर में तुम किशमिश डालोगे ना रात में, सुबह तक फूल के इतना बड़ा हो जाता है। ऐसे भी कई लोगों ने देखा होगा, ये तो नॉर्मल किए होंगे, घर में भी रखते हैं कई लोग किशमिश फुला कर खाते हैं पानी में, है ना, क्योंकि उसमें गर्मी थोड़ा ज्यादा होता है, पानी में डालने से गर्मी कम जाती है ना। लेकिन जैसे ही तुम सॉल्ट वाटर में डालोगे ना, तो किशमिश तो ऐसे ही सिकुड़ा हुआ रहता है, ऑलरेडी श्रिंक ही रहता है। किशमिश मार्केट में तो अंगूर जैसा थोड़ी ना होता है। लेकिन जैसे ही सॉल्ट वाटर में डालते हैं ना, वो और ज्यादा सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके भीतर जो थोड़े बहुत लिक्विड थे ना, वो भी साला सब बाहर चला गया। तो ये प्रूफ करता है क्या, कि अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, यहां फूल रहा है सेल या जो भी रेजिन्स वगैरह बोलो, इसका मतलब इसके भीतर लिक्विड प्रवेश किया है। ये पिछक गया, इसका मतलब इसके भीतर में जो था ना वो भी निकल गया। और यहाँ कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब ना तो अंदर गया और ना ही बाहर आया। तो अब तुम बोलोगे सर यहाँ से सवाल कैसे परीक्षा में पूछेगा? यहाँ से एज सच कोई नीट में क्वेश्चन आ सकते हैं थ्योरेटिकल, बट बोर्ड की परीक्षा में आता है, महाराष्ट्र और सीबीएसई बोर्ड में। क्या मान लो एक क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे पास मैंगो था, हरा आम था, उस हरे आम को एक ऐसे सॉल्यूशन में डाले जहां पे आम सिकुड़ गया। बताओ उस सॉल्यूशन कैसा था? हाइपरटोनिक था, क्योंकि आम सिकुड़ गया, इसका मतलब आम के भीतर में जो लिक्विड है ना वो बाहर निकला होगा, तो हाइपरटोनिक होगा। घर में अचार बनाते हैं तो देखे हो ना, आम को काट करके जब उसके ऊपर नमक छिड़कते हैं ना तो आम सिकुड़ने लगता है। इसका मतलब नमक डालने से आम के भीतर का पानी कहाँ निकल जाता है? बाहर। तो नमक जो है ना वो हाइपरटोनिक जैसा एक्ट करता है। और भी क्वेश्चन आते हैं, मुरझाए हुए फूल को जब पानी में डालते हैं ना तो फूल थोड़ा खिल जाता है, इसका मतलब हाइपोटोनिक है पानी उस मुरझाए हुए फूल के लिए। तो ऐसे कई क्वेश्चन पूछते हैं थ्योरेटिकल, तो उसका एक्सप्लेनेशन तुम दे देना, सिंपल है। अच्छा, अब इसमें एक दिक्कत क्या होता है, ये तो सबको याद रह जाता है, कभी कभी इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है कि सर बताए थे एक में फूलेगा और एक में पिचकेगा। अब साला दिमाग में पता नहीं चल रहा है किसको फुलाएं किसको पिचकाएं। सिंपल है, तुम बोलो हाइपो, बोलो ना हाइपो, तो पो बोलते हैं तो मुंह फूलता है। हाई पो, तो इसका मतलब फुलाएंगे। और हाई पर बोलते हैं मतलब हाँ डाउन हो रहा है ना। तो हाइपो जो बोलेंगे तो फूलेगा, हाइपर तो डाउन होगा, और आइसो बोले ना नॉर्मल है, इसका मतलब कुछ नहीं होगा। तो हाइपो फूलेगा, आइसो नॉर्मल, हाइपर नीचे। तो ऐसे याद रखेंगे, मुंह जब फूल रहा है तो समझो कि फूलेगा। हाइपर में मुंह फूलता नहीं है ना, वो नीचे की तरफ जाता है, डाउन। ये वॉइस का चीज है, वॉइस अगर समझोगे ना, आवाज को लेवल को समझो, इसमें फूलता है आवाज नीचे से, इसमें डाउन होता है। तो इसको हम ऐसे करके याद रख सकते हैं परीक्षा में, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो छोटी सी बात थी, मैं इसमें दो तीन लाइन लिख देता हूँ, बस खत्म हो गया काम। लिख लो, जा, आओ भैया, आओ जी, लिखते हैं। इसमें ऐसे लिखना जैसे मैं लिख रहा हूँ, अपने मन से मत लिखना, ऐसे तीन कॉलम बना के लिखो। इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन the RBC start swelling
इसमें फूल जाता है। अब क्यों फूलता है तुमको पता है? ठीक है। इन हाइपरटोनिक, इन हाइपरटोनिक आरबीसी स्टार्ट श्रिंकिंग। फिगर ऐसे ही बनाना, ये एरो देख ध्यान से देखना, इसमें घुस रहा है अंदर में पानी, ये बाहर निकल रहा है ऐसे करके। ठीक है। इसमें, इसमें क्या होता है? कुछ नहीं होता है। इसमें लिखेंगे, इसमें ऐसे लिखेंगे, ज्यों का त्यों। ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, इसमें ज्यों का त्यों रहेगा। देयर विल बी नो एनी चेंजेस। हो गया। बिल्कुल। क्या हुआ? क्या पूछती है? बोलो ना। संस्कृति आग्रह। आइसोटोनिक में क्या है? आइसोटोनिक में ऐसा सॉल्यूशन है ना जो उसके अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकता है। अब क्या है ये, वो तो छोड़ दो ना, कुछ होगा। वो अपने से नहीं कोई पूछेगा। ऐसा नहीं कोई पूछता है, कुछ होता होगा ऐसा, कहीं लिखा होगा, कोई ऐसा सॉल्यूशन होगा। बट अपने को, मेरे को तो भी एग्जांपल ऐसा कहीं मिला ही नहीं कि उसका कौन एग्जांपल होता है। उसमें मिलता है कि उसमें पानी है, इसमें सॉल्ट वाटर है, बट उसमें कुछ ऐसा होगा तो वो तुमसे एग्जांपल नहीं पूछेगा। बस ध्यान ये रखना है कि वो आइसोटोनिक है, बस इतना इंपॉर्टेंट है। चलो तो हम सवाल ही करेंगे ये, इसके बाद एक एक बात और इसमें बता दो, 12 46 में टेस्ट में क्वेश्चन आएगा। इसमें से आएगा सब कुछ, सारे डीपीपी में से सवाल रहेंगे। ठीक है, डीपीपी अच्छे से कर लेना। चलो, थोड़ी सी बात।
आए, नहीं थर्मोडायनेमिक्स नहीं आएगा जी, सिर्फ आएगा सॉल्यूशन। हमने एक डीपीपी ऑलरेडी दिया है और एक अभी दिया, कल दिया था। हो गया। अच्छा, ये जो आइसोटोनिक है ना, इसकी जो ला रे ला, ठीक है, इसकी थोड़ी थोड़ी सी मैथमेटिकल एनालिसिस है जहां से क्वेश्चन आते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बिंदी है, लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो आइसोटोनिक पे सवाल आते हैं, क्या देखना, ये एक सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्यूशन है, हम इसको बोलता हूं सॉल्यूशन ए और इसको बोलता हूं सॉल्यूशन बी। देखो भैया, यहाँ पे मान लीजिए ए है, यहाँ बी है, और कोई ऐसे बोले कि इफ सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी इज आइसोटोनिक, थोड़ा सा रुक जाओ, 1 मिनट बस रुक जाओ। अच्छा, इस मतलब इस बात का क्या है, तो मैथमेटिकल एक मीनिंग है, इसे कई सवाल पूछे गए हैं। कहीं भी बोले ना कि दो सॉल्यूशन आपस में आइसोटोनिक है, इसका मतलब होता है कि दोनों की ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है ना। ए बी से अच्छा है 1 2, लिखता हूं थोड़ा मेरे को आगे अच्छा रहेगा, U1 और U2। तो हम लिख सकते हैं पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, यहां से न्यूमेरिकल पूछता है, कैसे पूछेगा, इफ ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज हैज आइसो इज आइसोटोनिक विथ सॉल्यूशन ऑफ सुगर, ऐसे कोई क्वेश्चन। मतलब दो सॉल्यूशन है, एक ग्लूकोज और एक शुगर का, दोनों आइसोटोनिक है, इसका मीनिंग क्या है कि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सेम। तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम करेंगे। अब सुनो, जब तुम सेम करोगे तो इसका फॉर्मूला भी तो सेम होगा ना। इसका फॉर्मूला क्या है, C1R। अच्छा, अब मान लीजिए दोनों का टेम्परेचर अलग है, तो क्या लिखेंगे, T1। इसको लिखेंगे C2R। R1 R2 मत लिख देना भैया, आर तो कांस्टेंट ही है ना, वो तो अलग थोड़ी होगा, वो तो सेम ही होगा। क्या ये दोनों कट्टा, अगर ये दोनों कट्टा, तो क्या बच्चा हुआ, अरे कितना बच्चा आ रहा बता ना, ये बच्चा हुआ। लेकिन कोई जरूरी नहीं है ना कि दोनों का टेम्परेचर हमेशा अलग होंगे। मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ये लिख दे कि नहीं जी, दोनों जो बीकर है ना वो एक ही रूम के अंदर रखा हुआ था, तो टेम्परेचर क्या हो गया, सेम। तो अगर मान लीजिए कंडीशन नंबर 2, इफ टेम्परेचर इज सेम, अगर टेम्परेचर सेम है तो देखो T1 T2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो C1 T1 इज इक्वल टू C1 T2 में ये तो कैंसिल हो गया, तो बच्चा क्या रहा, C1 इक्वल टू C2। इसको खोलो ना, N1/V1 N2 बाई, और खोलो W1/M1V1 W2/M2। तो कुल मिला करके ये सारे जो एक्सप्लेनेशन है ना, सब पे सवाल आता है, कुछ कुछ देगा। हमको ये रटना नहीं है, हमको इतना ही जिंदगी में याद रखना है कि अगर कहीं ऑस्मोटिक लिखिए, आइसोटोनिक लिखा है, तो दोनों को ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करो, सेम। अगर दोनों को तुम सेम करोगे तो ऑटोमेटिक चीजें आ जाएंगी। टेम्परेचर अलग रहेगा, लेकिन नीट के कोई क्वेश्चन में टेम्परेचर अलग नहीं होता है, मतलब ये हमारे किसी काम का नहीं है। हमारे किसी काम का वो है जहां टेम्परेचर दोनों में सेम है। अगर टेम्परेचर दोनों में सेम है तो इसको काट के ये लिख दो, फिर यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। छापिए, खेल हो गया खत्म। अब आते हैं क्वेश्चन को। इतना ही था इसमें, ऑस्मोटिक में थोड़ा पढ़ा, फिर कल थोड़ा और पढ़ाएंगे, है ना। चैप्टर खत्म हो गया है तुम्हारा, मंडे को खत्म हो रहा है सॉल्यूशन। अब इसके आगे क्या करना है, वी विल सी लेटर।
ये इतना है। ये समाप्त हुआ। कितने लोगों ने कल क्वेश्चन किया डीबीबी का? कुछ 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 10 15 ऐसा कुछ। ठीक है, बढ़िया। तो मैं फटाफट देख लेता हूँ, खत्म ही है। हमने खोला था लगता है ना अभी? अच्छा, नहीं नहीं खोला, नहीं खोला। अरे इसमें तो आया ही नहीं यार, अरे भाई। हाँ यहाँ है। 23 23। चलो जी, हम लोग चालू करते हैं, फटाफट देखते हैं। कॉपी निकाल लीजिए, पढ़ते चलते हैं। जो किए होगे, जो पता ही होगा कहाँ डाउट है कहाँ नहीं। तो अभी कुछ क्वेश्चन तो मैं कराता हूँ, ताकि कैसे अटेम्प्ट करते हैं। जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, आराम से समझते हैं। ठीक, आराम से देखो। देखो कैसे पढ़ते हैं सवाल को। देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है, द राइज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.8 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम सॉल्वेंट। एकदम यहां तक एक बात तो पता चल गया कि इसमें जो सॉल्यूट है वो कितना ग्राम है। देख, 1.8 ग्राम। और सॉल्वेंट कितना है, इतना तो पता चल ही रहा है। ये फिर क्या है? ये क्या है? पूरा पढ़ो तो पता चलेगा। राइज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में राइज हुआ है। राइज को ही हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यानी ये कोई और नहीं, डेल्टा टीवी है। ये टीवी नहीं है, डेल्टा राइज लिखा है ना। मतलब हमने एक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट मिलाया ना, तो उसके बॉइलिंग पॉइंट राइज किए हैं। राइज मतलब चेंज होता है ना, तो चेंज को तो डेल्टा टीवी बोलेंगे। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डेल्टा टीवी की वैल्यू कितनी है? 0.1। पूछा क्या है देखिए तो, केवी पूछा है लग रहा है। देखो, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो हम कैसे लिखेंगे? डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता है? केवी इंटू एम। अगर केवी निकालना है तो इसको एम से भाग देंगे। ठीक है, तो एम कैसे लाओगे? अब एम तुमको ढूंढना पड़ेगा। देखो, एम का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, डिवाइड किससे करते हैं बोलो? मास ऑफ सॉल्वेंट, उसमें भी यूनिट कौन सा है? चलो, तो हमको तो लगता है क्या करना चाहिए, सोचो तो। ये 1.8 ग्राम दिया है, हमको यहाँ क्या चाहिए? मोल। तो पहले वो ग्राम को किस में कन्वर्ट करेंगे? तो इसको करो। 1 पॉइंट, इसका पता है, याद होगा, ग्लूकोज कई बार पढ़े थे। 180 होता है मोलर मास, हमने मोल में बहुत बार पढ़ा था। काटेंगे तो कितना बच्चा रहेगा बताओ? कितना? 1/100 ना, ऐसा कुछ रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/100। डिवाइड में कौन है? मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कितना है भैया? 100 ग्राम। ग्राम उराम नहीं चलता है। केजी, कितना केजी होगा जी? 0.1। तो इसका मतलब ये 10 ऊपर जाएगा, है ना? 10 इसके मतलब, तो 10/100 हो गया ना। तो कितना आ गया? 0.1। यानी एम की वैल्यू कितनी है? 0.1। काट दो, आंसर कितना आ गया? 1। कौन सा ऑप्शन है? सी। देखो क्या करना था, फिर से सुनो। डेल्टा टीबी क्वेश्चन में दिया था, हमने केबीएम कर दिया। केबी पूछा है तो अब इसको भागे देना पड़ेगा। एम पता होना चाहिए, एम निकाल लेंगे। एम का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा? जब सॉल्यूट का मास दिया हो। सॉल्यूट का मास देखो क्वेश्चन में दिया है 1.8, और डिवाइड किससे करेंगे? मोलर मास से। ग्लूकोज, अब मोलर मास ग्लूकोज का कोई भूल गया हो तो फिर ग्लूकोज का फॉर्मूला तो कम से कम याद होना ही चाहिए। क्या होता है बोलो? C6H12O6। तुम मोलर मास निकाल के देखो, इसमें आएगा 180। मोल में हमने कई बार किया था तो याद हो गया है ना? तो हम 180 ले सकते हैं। 180 से डिवाइड करेंगे, हमने यहाँ देखो इधर खोपचे में ले जाकर इसको डिवाइड किया, कितना आया? 1/100। अब नीचे लेंगे सॉल्वेंट का मास, वो भी किस में? केजी में। सॉल्वेंट दिया है जी, ग्राम में दिया, उसको केजी में कर लो, कितना हो गया? 0.1 डिवाइड कर दो, खेला हो गया खत्म। छापना पड़ेगा, छापो। तो 3 सवाल 4 सवाल छापने पड़ेगा जो मैं सॉल्व कर, बिना छापे नहीं होगा। है बेसिक है, सारे क्वेश्चन एक ही ढंग से बनते हैं, सब में डेल्टा टीवी ही लगाना होता है।
ये ऐसे आवाज देता है जिससे ट्रैक्टर चल रहा है ना। इसको ध्यान से सुन। स्पीकर को देखो ऐसे कर रहा है। वो गांव में तुम लोग को जो कोई देखा होगा ना, गेहूं पीसने वाला जो होता है मशीन ना, वो ऐसा ही आवाज देता है। U1 आ गया, खेलोगे खत्म, चलो। ठीक है, सब ऐसे ही है अगर तुम देखो तो। चलो इसको देखते हैं। आओ। 0.15 ग्राम ऑफ द सॉल्यूट डिजोल्व इन 15 ग्राम सॉल्वेंट, फिर से क्लियर हो गया। ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। आगे पढ़ो। इज बॉइल्ड एट टेम्परेचर हाइयर। बताओ ये क्या है वैल्यू? डेल्टा टी भी है। हाइयर बाई मतलब घोले ना, तो इतना पे जाके बॉईल नहीं करता है, इतना से चेंज हुआ है। तो ये डेल्टा टीवी है, फिर से सेम फॉर्मूला। डेल्टा टीवी क्या लगाएंगे? केवीएम। रख दीजिए जी। 0.216। हमें लगता है इस बार के भी दे दिया है, बहुत अच्छा बात है, खूबसूरत है। लेकिन पूछा क्या है तो देखो ना, क्या पूछा है? मॉलिक्यूलर वेट किसका निकालना है? सब्सटेंस का। तो ये सब कब निकलेगा? हमको तो लगता है कि मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो पहले मोल पता होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, ये जो स्मॉल एम है ना, मोलैलिटी, इसको खोल के लिखते हैं थोड़ा। देखो, जा छोटा ही इसको खोल करके हम लिखते हैं। देखो ऐसे, ऐसे देखना कैसे लिखते हैं। देखो, नंबर ऑफ मोल किसका? सॉल्यूट का, डिवाइड बाय मास किसका लेते हैं? सॉल्वेंट का। तो देखो ना, सॉल्वेंट का मास क्वेश्चन में दिया है कितना, उसको खाली उसमें कर लो ना, किसमें? केजी में कितना होगा बताओ? 0.015। तो हम ऐसे लिखेंगे, देखते जाना बोर्ड पे, बस देखते रहो, देखते देखते हो जाता है। इसकी जगह लिखेंगे 0.015। क्या यहां से मोल नहीं निकलेगा? निकलेगा। वो मोल को निकाल करके तू यहां रख दो। डब्लू क्वेश्चन में दिया है देख, तो एम निकल गया ना, यही एम तो पूछा था। सब्सटेंस का पूछा है, सब्सटेंस मतलब जिस सब्सटेंस को हमने घोला है, उसका मोलर मास निकालने के लिए उसका मोल और डब्लू दोनों चाहिए। मोल हमको मिल गया वहां से, और डब्लू क्वेश्चन में दिया है। करो अभी, अभी लाओ आंसर, करना पड़ेगा। अभी क्लास में ही करना है सारी चीजें, है ना, बाद में नहीं होगा तो। करो, उसके आगे मैंने उतना बताया, फिर उसमें रखो फॉर्मूला, फिर मेरे को बता आंसर आता है कि नहीं। आंसर आएगा, पक्का आता है, डी ऑप्शन। 3 4 वैरायटी के क्वेश्चन है, उसको कर लेंगे तो अपना निपट जाएगा आराम से।
आया। कल किसका किसका एग्जाम है? कल, अच्छा कल तुम लोग भागोगे। कल तो सैटरडे है, तो कल तो तुम लोग गया। कल तुम लोग एग्जाम ही चला जाएगा, यहाँ नहीं दे पाओगे ना एकेडमी का। फर्स्ट शिफ्ट है कि सेकंड? सेकंड तो नहीं हो पाएगा। फर्स्ट होगा तो, फर्स्ट रहता तो हो जाता है, फर्स्ट होता तो पॉसिबिलिटी है। सेकंड में तो पॉसिबिलिटी नहीं। आया कैसे आया देख, ये काट देंगे, है ना? तो कितना आएगा देखो, कई लोगों को कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत है, कई लोगों को नहीं काटने आ रहा है, मेरे को पता है। देखो कैसे काटते हैं, काटना सीख, काटने तो कम से कम जिंदगी में आना ही चाहिए। तो दूसरे का इतना काटे हो। देखो कितना होगा बताओ। नीचे आएगा 1000, ऊपर जाएगा 100, 0.1 बचेगा, है ना? एन बाई 0.015। तो एन कितना आएगा बोलना? ये दोनों को गुना कर देंगे, 0.0015। सही है ना? इस मोल को उठा के यहाँ रख, तो एम कितना आ गया? W/N। डब्लू तुम्हारा दिया है 0.15, और एन है 0.0015। काटेंगे तो हमको लगता है 100 आएगा। काट के देखो ऑप्शन आ रहा है। कैलकुलेशन है, इतना तो मांगता है यार, अगर नीट निकालना है तो इतना तो तुमको आना ही चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप इसमें हम क्या करें बताओ? अगर ये गुना भाग नहीं आ रहा है तो फिर अब छोड़ दो, अब तो नहीं होगा, पढ़ाई खत्म हो गया जा। ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, आप देख लो, आपको आंसर पता है, कुकिंग में करने में हम सब बताए थे। इसको बताने की जरूरत, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बताने की आवश्यकता ही नहीं। टाइम पास है बिल्कुल ही। ये बता देता हूँ जी। चलिए, देखिए भैया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब किसकी वैल्यू है? डेल्टा टीवी। सेम सवाल फिर से। तो डेल्टा टीवी हम लेंगे केवी इंटू एम। कितना है भैया? 0.52। केवी क्वेश्चन में दिया है 0.52। लो, फिर से मॉलिक्यूलर वेट, मतलब अब समझ में आ गया, फिर से पहले क्या निकालना पड़ेगा? मोल। क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो एन का फॉर्मूला लगेगा W/M। ये तब मिलेगा जब हमको मोल उल पता हो। पता करो अब, फिर से इसको खोल देते हैं, लिख देते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई सॉल्वेंट। देख दिया है, कितना दिया है देख तो, कहीं लिखा था सॉल्वेंट ना? 100 ग्राम मतलब कितना केजी? 0.1 केजी। हमेशा इस फॉर्मूले में केजी में लेते हैं, अपने को पता होना चाहिए। चलो, कितना रसगुल्ला है, एकदम कट गया, आहा। देखो ना, मोल कितना आ गया? 0.1। इस मोल को रख दीजिए, तो एम कितना हो गया? W/N। अच्छा, डब्लू क्वेश्चन में दिया था भैया, कितना ग्राम डाले हैं? 6 ग्राम। 6/0.1 कितना आएगा? 60। ऑप्शन दिया है ना, बी वाला। देखो, सरल है। देखो, इसको लिखना है लिख लो। तो बहुत इजी है पूरा। सब में एक ही चीज करना है, बस तुमको खाली क्वेश्चन पता चल रहा है तो कैलकुलेशन थोड़ा रहेगा। चलो, ठीक है, छपा गया। ये वाला बताना पड़ेगा क्या? देखो तो, ये तो हमें को लगता है हो जाएगा। कहाँ गया रे? बी होगा कैसे देख, सॉल्यूशन का T1 है और सॉल्वेंट का T2 है, तो T1 में से T2 घटाते हैं, बी खत्म। है ना? T2 माइनस T1 मत कर देना, उल्टा मत। ये तो फॉर्मूला है। ये मैं बता देता हूँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको कॉपी में लिखना पड़ेगा, ये अच्छा सवाल है, 9 नंबर कॉपी में जरूर लिखना। देखो पहले समझते हैं। मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट किसका वैल्यू है बताओ? केबी।
अच्छा ठीक है, तो फॉर्मूला तो पहले मैं लगा ही देता हूँ जिंदगी में। डेल्टा टीवी के बी इंटू एम। क्वेश्चन में पूछा क्या है? द सॉल्यूशन बॉइल्स अंडर ए प्रेशर ऑफ 1 एटमोस्फेयर, मतलब किसकी वैल्यू पूछी है ये? डेल्टा टीवी नहीं पूछा है। सॉल्यूशन बॉयल्स मतलब सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको खोलो तो, टीबी माइनस टी नॉट बी के बी एम। इसमें वास्तव में क्या पूछा होगा? टीबी। तो टीबी का क्या फॉर्मूला होता है? के बी एम प्लस टी नॉट बी। ये ढूंढना है। ये ढूंढने के लिए सबको उतार लो। ढूंढो कहां से लाएंगे। के भी देख क्वेश्चन में दिया है कितना? 0.513। लफड़ा एक हो गया जा। एम कहां से लाओगे? एम क्वेश्चन में नहीं है। एम निकालो चलो। फॉर्मूला लगाओ। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, यही तो है पूरा। मोल पूरा यूज होता है, यही दिक्कत है। मोल जिसका नहीं अच्छा है, कच्चा है जिसका मोल ना, इसका पूरा चैप्टर कच्चा हो जाएगा। अब इसका मोल क्वेश्चन में कहीं दिया? हाँ दिया है। कितना? 0.1। मास ऑफ सॉल्वेंट, लो अलग ही लफड़ा जिंदगी में आ गया। सॉल्वेंट का मास नहीं, कुछ और दिया है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम से मास लाने का कोई टेक्निक? फिजिक्स में क्या, हम केमिस्ट्री में पढ़ाए हैं मोल के अंदर में डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम। तो मास क्या होगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितनी है जी? 1 बोल रहे हैं। 200। और पानी का डेंसिटी कितना होता है? 1 ग्राम पर। देखो सबको यूनिट भी नहीं पता है। अरे हमने सब लिखा है, देखो फिर से लिख लो कहीं, देखो 1 ग्राम पर मिलीलीटर होता है ये पानी का सीजीएस यूनिट, डेंसिटी का। फिजिक्स में हम पढ़ते हैं 1000 kg/m³। ये फिजिक्स में चलता है, क्योंकि केमिस्ट्री में ऐसा यूनिट नहीं लेते हैं। केमिस्ट्री सब सीजीएस में बात होता है। हम दोनों लिखाए थे मोल के अंदर जाकर के देखो, है ना। सबसे स्टार्टिंग में जब पढ़ाया था पीवी इक्वल टू एनआरटी ना, आइडियल गैस इक्वेशन, तो हमें सब लिखाया हूँ ब्रैकेट में, हार्ट के अंदर लिखाया था। साला आपका फेफड़ा में लिखा है। अब तुम लोग को हार्ट में लिखाया था। तो 1 ग्राम पर मिलीलीटर ये वैल्यू वहां डालेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कितना रह जाएगा? 200 ग्राम। इसको केजी में करो तो कितना आएगा? 0.2 kg। तो ये मास मिला है, ये मतलब मास है। यहाँ 0.2 रख दो, काटेंगे कितना आ गया? 1/2। यानी एम की जगह मोलैलिटी की जगह कितना? टी नॉट बी की जगह क्या लिखोगे? किसकी बॉइलिंग पॉइंट होती है टी नॉट बी? हाँ। सबको छोड़े, सबको छोड़ दो सबको स्टाफ रूम नहीं जाना है, और स्टाफ रूम में जाना है ऑफरिंग करने के लिए, वो बाद में है ना। वो बाद में। ठीक है, चलेगा। ओके। टी नॉट बी की जगह क्या लिखोगे? किसकी बॉइलिंग पॉइंट है टी नॉट बी? याद करो कल हम लिखाए थे टी नॉट बी किसको रिप्रेजेंट करता है? इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, देखो कौन? सॉल्वेंट। यहाँ सॉल्वेंट कौन है? पानी का कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट? 100। केल्विन में रखे क्या? नहीं, क्योंकि आंसर किस में लाना है। तो सीधा यहाँ क्या रख दो? 100। इसको सॉल्व करो और 100 ऐड करो, वो आंसर होगा। करो, चालू करो। ये करना पड़ेगा, पूरा छापो जैसे मैं लिखा हूं। तो यहां से कौन दो लोग खुद से हाथ उठा लो, या फिर मैं सिलेक्ट कर लेता। अच्छा एक तो अपने से आ गई कोई, अच्छा तू जाओगे, चलो डन, 2 लोग हो गया। आदमी में एक तो संकल्प, एक और आदमी इधर से चाहिए। सब औरत है रे
आता है ना, सी है। तुक्का मारने से जिंदगी कटेगा नहीं, कटेगा इसमें तुम्हारा कट जाएगा अगर तुक्का मार दिया, क्योंकि सबकी वैल्यू 100 से ज्यादा है ना, सबकी वैल्यू 100 से ऊपर है, 100 से ऊपर तो सब है, तो इसी क्यों किसको कैसे मार सकता है। तो मतलब सॉल्व थोड़ा सा तुमको करवाएगा, कोई उपाय नहीं है ऐसा। तो देखो यही समझ में क्या यहाँ से आ रहा है कि मतलब सर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। मास डायरेक्ट नहीं दिया है, डेंसिटी के साथ कनेक्शन है। मतलब ये चैप्टर में तो कुछ पढ़ ही नहीं रहे हो ना, अगर ध्यान से देखो तो। ये जो चीज है ना, ये तो मोल में पढ़े हैं कि मोलैलिटी को निकालने के लिए उसका कनेक्शन डेंसिटी के साथ भी है। ये चैप्टर सिर्फ तुमको सिखा रहा है डेल्टा टीवी बस, बाकी सब मोल है। तो मोल जिसका तगड़ा है ना, उसको पूरा फिजिकल आसान लगता है। मोल हिला हुआ है ना, तो सब लोग सब कैसे हो गया सर, है ना, इसलिए नहीं समझ में आता है। फिजिकल तो बिना मोल के नहीं होगा, नहीं पूरा फिजिकल खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ, जब जब मैं पढ़ाता हूँ तो, कि मोल तो अच्छा ही रखो। तुम्हारे पास कई मौके थे, जब मोल पढ़ाया था तो मौका था, रिडॉक्स पढ़ाया तो मौका था मोल अच्छा करने का, केमिकल इक्विवेलेंट पढ़ाया तो मौका था अच्छा करने का, फिर आयनिक सर ने पढ़ाया तब तक अच्छा था, फिर थर्मो पढ़ाया तो भी मौका था, है ना, फिर सॉल्यूशन पढ़ाया अभी भी मौका है। अब इसके आगे आएगा केमिकल काइनेटिक्स, तभी मौका रहेगा, फिर रहेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तभी मौका है। उसके बाद फिर मौका खत्म हो जाएगा, फिर तुम भी खत्म हो जाओगे, सिलेबस खत्म। ऐसा मोल अच्छा नहीं किए तो नहीं होगा, कुछ नहीं कर, एक्चुअली मोल अच्छा नहीं है ना, तो अप्रोच नहीं आता है। अप्रोच जो है ना क्वेश्चन का, वो मोल से आता है क्या, इसे सोचो। बाकी तो कुछ है ही नहीं ना, यही दिक्कत है। नानी को देखो सब समझ में आ रहा है ना, हंस रही है। चलो भैया, यही है जिंदगी, है ना, मोल की जर्नी। ये मैं देख लेता हूँ, ये बताने की जरूरत नहीं है, अब बना लेना जो अलग टाइप के, मैं एक बार देख लेता हूँ। ये भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ी है, थोड़ी गड़बड़ी है। आप छोड़ दो क्वेश्चन को, छोड़ो, मैं इस बैच में बताया गड़बड़ थोड़ा है, सवाल को छोड़ो। फिर सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है इधर है। बहुत मुर्गा बोल रहा है रे, इसका मुंडी कोई पकड़ के उस कर रहा है, ऐंठ दो इसका मुंडी। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड फॉर इतना ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इतना ग्राम वाटर। हाँ हाँ, ये किसका वैल्यू है, एक बार फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन आया, अभी तक नहीं आया था, करते हैं इसको। पढ़ो तो एक बार फिर से। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन, मतलब एक सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट, जो सॉल्यूशन बनाई कैसी गई है, 1.2 ग्राम सॉल्यूट डाला गया है 20 ग्राम पानी में। ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है उससे कोई लेना देना नहीं है, सीधी सी बात है। हाँ लेना देना होगा, कल क्लास में मैं पढ़ाऊंगा क्यों लिखा रहता है, आज तक अभी मान लो ऐसे। तो इसका मतलब ये किसका वैल्यू है, डेल्टा टीएफ, ना ना ना, डेल्टा टीएफ नहीं है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का सिंबल क्या था, टी एफ। यानी ये क्वेश्चन में दिया है टीएफ 271.9। आगे पढ़ो। इफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मतलब ये तो पक्का पक्का पता चल रहा है क्या है, केएफ 1.86 डिप्रेशन कांस्टेंट लिखा है ना, तो ये तो 1. पूछा क्या है, मोलर मास, समझ में आ गया, फॉर्मूला एक ही है, डेल्टा टीएफ केएफ। लेकिन गलती कहाँ होता है ना, हम कई बार इसको मान लेते हैं डेल्टा टीएफ, यहीं पे मिस्टेक हो जाता है। नहीं, डेल्टा टीएफ को ओपन करके लिखो, कैसे, टी नॉट एफ, उसमें नॉट पहले था, माइनस टी एफ के एफ। ये वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया है, रख दो 271.9। लेकिन टी नॉट एफ कितना लिखोगे, टी नॉट एफ मतलब किसकी फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्वेंट, और पानी सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट का पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, तो यहां तो लिख देंगे 0। के एफ की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, पूछा क्या है, मोलर मास। अब मोलर मास पूछा है तो फिर तुमको पता है कि कैपिटल एम को पहले खोल के लिखेंगे, कैसे, नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट कहीं दिया है क्या, 20 ग्राम, तो 20 ग्राम को केजी में करके नीचे में रखेंगे, तो हमको उसके बाद, अरे यार ये बहुत परेशान करता है यार, उसके बाद हमको क्या मिलेगा, देखो, हम जब इसको केजी में रखेंगे तो ऊपर से क्या मिलेगा, मोल। अब जब मोल मिलेगा तो मोल को कहां लेके जाएंगे, मोलर मास में, N इक्वल टू W/M। अभी करो 2 मिनट में, करना पड़ेगा, सब करो, ठीक है करो फिर से। यही है फिजिकल केमिस्ट्री, बहुत ये दिमाग को पता है बहुत टॉर्चर करता है। बायो पढ़ने में दिमाग टॉर्चर नहीं होता है, हाँ सर बिल्कुल ऐसे ही होता है, यही मेथड है ना, इसके अलावा कुछ नहीं है ना। फिजिक्स में
ठीक है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन कम से कम फिजिक्स में इतना गंदा तो नहीं ही रहता है ना। इसमें कैलकुलेशन बहुत गंदा है, तो दिमाग के नस को हिला देता है ऐसे ऐसे करके। ऐसा है ना रे। तो ये करना पड़ेगा, यही तो फिजिकल की खासियत है। करो करो। ये कई लोग बैठ गया, एकदम बेशर्म आदमी है लोग रे। लोग सोच रहा है कि करेंगे तो हम छाप लेंगे। सो क्या करेंगे, 20 ग्राम को इतना लिखेंगे, 20/1000 कितना होगा बताओ तो। 0.02। यहाँ से मोल आएगा, पहले तो मोल निकालेंगे हम। तो अगर यहाँ तक आया है तो बताओ, ये मोल पहले कितना आएगा, पहले तो ये ढूंढो। ठीक है, यहाँ से मोल आ जाएगा। बस मोल आ गया तो अपना जिंदगी बन गया, और क्या। फिर एम ढूंढना है। एम के लिए W/N करेंगे। डब्लू क्वेश्चन में कितना दिया है भैया, ऊपर दिया था रे, कहाँ गया, 1.25। तो 1.25 यहाँ लिखेंगे, 1.25। और जो एन आएगा ना उसको यहाँ रख के डिवाइड कर दो। नहीं आया आंसर। जीरो। नहीं समझा मैं क्या बोल रहे हो, रुको रुको। अच्छा, रुको, नहीं नहीं नहीं, सही में गड़बड़ है। क्योंकि, नहीं नहीं, क्योंकि यहाँ पे यूनिट गड़बड़ है, देखो। ये जो यूनिट है ना, केवी केव का, वो किसमें है, केल्विन है। अगर 273 नहीं लेंगे तो ये डिफरेंस चेंज हो जाता है। हाँ तो लफड़ा है इसमें, तो करना गड़बड़ा गया इसको, मतलब जा। और नहीं तो कैसे नहीं होगा, इसलिए आंसर नहीं आ रहा है। तो इसमें थोड़ा सा चेंज करो, यहाँ पे लिखो 273, क्योंकि केवी का यूनिट में केल्विन दिया है कि केफ में, तो ठीक है, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। अब तो फिर आंसर फिर बदलेगा, फिर मोल भी बदलेगा, मोल बदले फिर पूरा सुधारना का पड़ेगा। पहले तो इसको फिर घटाओ, ये घटाने से कितना आता है पहले ये देखो, फिर आएगा। कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, है ना। मतलब खुद से तो इतना तो करो ना, आगे कैलकुलेटर डाल के यूज करो। 273 माइनस करो, फिर ये करो वो करो। और ये क्वेश्चन यार, मतलब आ सकता है ऐसे नीट में, बहुत भी डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं है, थोड़े बहुत तो इतने तो आते ही हैं। तो एक दो सवाल डाउट में पूछ लेना, अभी इतना ही पिराने जाता, जाओ जाओ ना दोनों, हरी बोल। इतना ही रखते हैं, छोड़ते हैं, एक दो क्वेश्चन पूछ लेने का। अभी आज कोई इसके ऊपर आएगा डीपीपी नहीं आएगा, क्योंकि आज तो नया चीज पढ़ाया है बस, वो osmotic वाले। तो कल डीपीपी कॉम्बाइंड डीपीपी भेजूंगा, कल थोड़ा मेरे को अब 20 मिनट और पढ़ाना है। तो आज भर तुम्हारे पास टाइम है, इस चैप्टर को रिवाइज कर लो, कल एग्जाम है ना। तो आपको दो डीबीपी हैं, अच्छे से सवाल कर लो। और सीईटी के क्वेश्चन, सीईटी नहीं रे सॉरी,
नीट का मैं भेजा था ना, वो आइलैंड वाला भेजा हूं ना। अच्छा, इस सॉल्यूशन का नहीं भेजा है। मैं भेज देता हूँ, सॉल्यूशन का भेज देता हूँ। तो आइलैंड के सीट में से सॉल्व करना चालू कर सकते हो। टॉपिक उसमें देखना, ऊपर में मैं टॉपिक भी लिख करके भेजता हूँ, कौन टॉपिक करना है। तुम गई नहीं रही, हम तो बोलने तो जाना चाहिए ना। वो जो वो दैट इज द हायर पर्पस, भगवान की सेवा करना हायर पर्पस है, ये लोअर पर्पस है ना। तो जब हायर पर्पस हो तो उसमें लोअर पर्पस को छोड़ देना चाहिए। छोड़ दो, है ना। हम भी चलते हैं, चलते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। ओके, चलो।